हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन तिवारी दक्षम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अपने भाइयों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने में जो हमारे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कंपटीशन के एग्जाम में, आज से साइंस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपना जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं एक बेसिक बात बताना चाहता हूँ कि अपनी साइंस को 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 भागों में सबसे पहले चीज आती है टेक्नोलॉजी, जिसको प्रौद्योगिकी कहते हैं हम लोग, दूसरा ध्यान रखिएगा। दूसरी होती है अपनी फिजिक्स, तीसरी होती है केमिस्ट्री और चौथी होता है अपना कौन, बायोलॉजी, जिसको जीव विज्ञान कहते हैं। हम सबको पता है कि इन सब जगहों से एक नंबर कभी कभी मिलता है, कभी 1 नंबर, कभी फिजिक्स केमिस्ट्री से सिर्फ 1 नंबर। लेकिन बायोलॉजी अपने में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एक एग्जामिनेशन पर अगर 25 क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं तो कम से कम 3 क्वेश्चन हमको कहाँ से मिलते हैं, बायोलॉजी से। एक क्वेश्चन हमारा टेक्नोलॉजी से कभी कभार, या एक क्वेश्चन फिजिक्स या केमिस्ट्री से मिलता है। मतलब अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन 4-5 क्वेश्चनों में कभी कभी 4 क्वेश्चन बायोलॉजी के हो जाते हैं, एक क्वेश्चन सब जगह से पूछ लिया जाता है। कभी कभी 3 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, एक क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री या एक क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से पूछ लिया जाता है। हम लोग इसी बात को लेते हुए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक अपने पास है साइंस का, वो सबसे ज्यादा है बायोलॉजी, थोड़ा सा लेंथी भी है, इसीलिए हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है आज, जीव विज्ञान। ध्यान रखिएगा। काफी दिनों से बच्चे कह भी रहते हैं कि सर थोड़ा सा साइंस पढ़ा दीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ एग्जाम भी ऐसे लगे हैं, वर्ड जितने भी हैं, ऐसी स्थिति में कि सर थोड़ा सा अगर साइंस का हमारा एक बार फिर से रिवीजन हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होगी। तो इन्हीं स्थिति को देखते हुए आज हमने अपना टॉपिक उठाया है जीव विज्ञान, जो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान की परिभाषा समझते हैं, ध्यान रखिएगा। जहां वह जीव विज्ञान की वह एक शाखा होती है, ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जहां पर जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो जहां पर जीवधारियों का अध्ययन किया जाए उसी को हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान, ध्यान रखिएगा। जीव विज्ञान को हम लोग 2 भागों में बांटा है, एक होता है जंतु विज्ञान, एक होता है अपना वनस्पति विज्ञान। अब इसकी चर्चा चलाऊंगा आगे चल के, ध्यान रखिएगा। तो कौन भैया, जंतु विज्ञान और वनस्पति, बॉटनी और जूलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया जीव विज्ञान परिभाषा, जहां जीवधारियों का अध्ययन किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान, ध्यान रखिएगा। कितने पार्ट में डिवाइडेशन, 2 पार्ट में, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसके कुछ हम लोग बेसिक जानकारी लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ने के पहले हमें कुछ बेसिक जानकारियां बहुत जानना इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। जितने भी टॉपिक होते हैं वो बेसिक जानकारी के बाद हमारे जितने भी टॉपिक होंगे वो एकदम क्लियर होते चलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोग ने क्या उठाया, पहले हम लोगों ने भैया बेसिक जानकारी उठाई है। इस बेसिक जानकारी में सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि जो बायोलॉजी है, जो जीव विज्ञान है, इसका सबसे पहले, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, कब किया, क्या है ये समझते हैं। तो सबसे पहले जो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है वो सन 1802 में किया गया। कब किया गया बेटा, सन 1802 में किया गया, ध्यान रखिएगा। किसने किया था, तो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है, उनका नाम है लैमार्क। क्या नाम बेटा है, लैमार्क। अगर पेपर में लैमार्क ऑप्शन में नहीं मिलता है तब लगा के आते हैं ट्रेवीरेनस। क्या लगा के आते हैं, ट्रेवीरेनस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा और बहुत ध्यान से इसको क्या करिएगा, अपने नोट्स को क्या करते चलिए, तैयार करते चलिए लगातार, ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया भैया, तो हम लोग तुरंत बताएंगे लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया। कब किया, तो तुरंत बताएंगे सन 1802 में किया, ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन सब्जेक्ट, सबसे प्राचीन विषय कौन है, तो भी हम लोग बताएंगे जीव विज्ञान ही हमारा क्या है, सबसे प्राचीन विषय, ध्यान रखिएगा। जो हमारा लगभग 1 से लेकर 3 शताब्दी, फिर 13 शताब्दी से क्या हुआ, इसका फिर से एक बार उदय हुआ। 1 से 3 शताब्दी में इसकी लगातार इसमें खोज होती रही, फिर अचानक क्या हुआ कि ये इस पर खोज होना कुछ दिनों के लिए बंद हुई, फिर आगे चल के 13वीं शताब्दी में फिर से इस पर क्या हुई भैया, खोज होना क्या हुई, प्रारंभ हुई, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा शाखाएं भी किसमें पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा शाखाएं, सबसे ज्यादा पार्ट डिवाइडेशन जो हुए हैं वो सबसे ज्यादा किसमें हुए हैं, बायोलॉजी में हुए हैं। तो सबसे ज्यादा पार्ट किसके हैं, किस सब्जेक्ट में है, तो बायोलॉजी में, ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे 3 प्रमुख जो शाखा है, तो बहुत सारी शाखाएं, ध्यान रखिएगा, लेकिन 3 जो प्रमुख शाखाएं हैं वो 3 प्रमुख शाखाओं में सबसे पहला आता है जंतु विज्ञान। क्या आता है बेटा, जंतु विज्ञान। तो सबसे ज्यादा शाखाएं किसमें है, जीव विज्ञान में, ध्यान रखिएगा। लेकिन भैया ध्यान रखिएगा, इसमें जो 3 प्रमुख शाखाएं पढ़नी है वो 3 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और तीसरा है चिकित्सा विज्ञान, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जंतु विज्ञान के बारे में, ध्यान रखिएगा। जंतु विज्ञान का जो जनक है वो जनक कहा गया अरस्तु को। किसे कहा गया बेटा, अरस्तु को कहा गया, ध्यान रखिएगा। ये बेसिक जानकारियां सब ध्यान रखिएगा, अभी टॉपिक ने स्टार्ट हुआ है। ये जो हम लोग
सेल कोशिका उसका जो टॉपिक है, लाइसोसोम, राइबोसोम, जितनी चीजें हैं इन सब चीजों को भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग पहले बेसिक समझते हैं। क्या इसका जनक किसे कहा गया है? इसका जनक कहा गया अरस्तु को। किसे कहा गया है? अरस्तु को। तो कभी कह दिया जाए जंतु विज्ञान का जनक किसे? जंतु विज्ञान का जनक पूछे तो अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया है? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया है। कब किया है? सर 1802 में किया है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा शाखाएं किसमें है? जीव विज्ञान में, ध्यान रखिएगा। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा गया? हमने बताया तुरंत, अरस्तु कहा गया, ध्यान रखिएगा। इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरियो एनीलियम। बहुत ध्यान समझिएगा, हिस्टोरियो एनीलियम, ध्यान रखिएगा। इनकी पहली पुस्तक यही थी, ध्यान रखिएगा, जो जंतु विज्ञान में लिखी। वो किसने लिखी? अरस्तु साहब ने। और पुस्तक का नाम था हिस्टोरियो एनीलियम, ध्यान रखिएगा। सिकंदर का नाम सब लोग जानते होंगे, उनके गुरु का नाम अरस्तु था, ध्यान रखिएगा। ये लोग प्राचीन भारत में जाके पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने इस पुस्तक में 500 से अधिक, क्या बेटा? 500 से अधिक जंतुओं की संरचना पर क्या किया है? विचार किया है। तो किस पुस्तक के माध्यम से 500 से अधिक जंतुओं की संरचना पर सबसे पहले विचार किया गया? उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरियो एनीलियम। जनक कौन थे इस किताब के? अरस्तु, ध्यान रखिएगा। और जंतु विज्ञान का जनक भी किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। अब आते हैं वनस्पति विज्ञान पे, ध्यान रखिएगा। ये सब बेसिक जानकारियां, ध्यान रखिएगा बेटा। है वनस्पति विज्ञान का जो जनक माना गया है, वो जनक माना गया है थियोफ्रेस्टस को। किसे माना गया है? थियोफ्रेस्टस। बहुत ध्यान से नाम सुनते रहिएगा, थियोफ्रेस्टस। अपने नोट्स को जरूर तैयार करते रहिए, ध्यान रखिएगा। थियोफ्रेस्टस को माना गया, ध्यान रखिएगा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? कुछ नहीं करना, हिस्टोरियो, वो सेम वही है दोनों नाम। एनीलियम मतलब एनिमल होता है, और प्लांटेनियम मतलब प्लांट होता है। क्या होता है? प्लांटेन। जंतु मतलब एनीलियम हो गया, अब प्लांटेनियम मतलब क्या हो गया? वनस्पति हो गया, प्लांटेनियम, हिस्टोरियो प्लांटेनियम। इसमें भी क्या किया गया है? 500 से अधिक वनस्पतियों की संरचना पर क्या किया गया है? विचार किया गया, ध्यान रखिएगा। तो क्या बेटा, इस पुस्तक में कितने वनस्पतियों की संरचना विचार किया गया है? 500, ध्यान रखिएगा। किताब का नाम हिस्टोरियो प्लांटेनियम। जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। किसके बेटा? वनस्पति विज्ञान के, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का तीसरा पार्ट आता है चिकित्सा विज्ञान, ध्यान रखिएगा। चिकित्सा विज्ञान का जो जनक माना गया है वो माना गया हिप्पोक्रेटस। किसको माना गया बेटा? हिप्पोक्रेटस को माना गया। तो कोई पूछा आप लोगों से चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना गया है, तो हिप्पोक्रेटस को माना गया है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा? किसको माना गया है? हिप्पोक्रेटस को माना गया है, ध्यान रखिएगा। तो कोई पूछा आप लोगों से चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना गया, तो क्या नाम बताएंगे? हिप्पोक्रेटस को माना गया है। क्लियर हो गया होगा? जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, पुस्तक का नाम हिस्टोरियो एनीलियम, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, और चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को माना गया, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं, उसका क्या हुआ, मैंने थोड़ी चर्चा चलाई। 1 से लेकर 3 शताब्दी के मध्य में जीव विज्ञान में लगातार खोज हुई, लेकिन बाद में क्या हुआ, अचानक इस पर खोज होना क्या हुई? बंद हुई। लेकिन 13वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग आधुनिक युग के नाम से जानते हैं। उस आधुनिक युग में एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था अल्बर्ट मैग्नस। क्या नाम था बेटा? अल्बर्ट मैग्नस। बहुत ध्यान, आधुनिक युग में जीव विज्ञान की खोज में सर्वप्रथम किसका नाम लिखा जाता है? अल्बर्ट मैग्नस का लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था ऑन एनिमल। क्या नाम था बेटा? ऑन एनिमल, ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक को ही लोगों ने नाम दिया आधुनिक युग की पुस्तक। तो आधुनिक जीव विज्ञान की पुस्तक का नाम बताइए, तो आधुनिक युग की जीव विज्ञान की पुस्तक का नाम था बेटा ऑन एनिमल। लेखक का नाम क्या बताओगे? अल्बर्ट मैग्नस। वैज्ञानिक का नाम भी क्या था? अल्बर्ट मैग्नस, ध्यान रखिएगा। ये हमारी कुछ जानकारी है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं भैया, ध्यान रखिएगा। ये फिर से मैं एक बार फिर से क्लियर करूंगा। जीव विज्ञान परिभाषा, जीवधारियों का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। कितने पार्ट में बांटा गया? 2, जंतु और वनस्पति, ध्यान रखिएगा। आगे चिकित्सा भी अनेक पार्ट है, ध्यान रखिएगा, लेकिन मेन पार्ट कौन से हैं? जंतु और वनस्पति। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। कब किया? 1802 में। सबसे प्राचीन विषय जीव विज्ञान। इसकी प्रमुख शाखाएं कितनी हैं? 3। कौन कौन सी? जंतु, वनस्पति और चिकित्सा। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना गया। किताब का नाम हिस्टोरियो एनीलियम। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना गया? थियोफ्रेस्टस। किताब का नाम हिस्टोरियो प्लांटेनियम। और चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना गया? हिप्पोक्रेटस। मैंने थोड़ी देर पहले बताया 1 से 3 शताब्दी में खोज चली, फिर बंद हो गई, फिर 13वीं शताब्दी में फिर से जीव विज्ञान पर खोज होना प्रारंभ हुई। इस युग को कहा गया आधुनिक युग। आधुनिक युग का जनक किसे माना गया? अल्बर्ट मैग्नस। इनकी पुस्तक का नाम था ऑन एनिमल।
अब आते हैं इसके आगे, ध्यान रखिएगा, इसको मैं साफ कर रहा हूं, अपने नोट्स जरूर से जरूर तैयार रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और लिखते चलिए आराम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से इसको बहुत ध्यान से सुनते रहिए और अपने अपने नोट्स क्या करते रहिए, तैयार करते रहिए, जो आने वाले एग्जामिनेशन में हमारी बहुत ज्यादा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा, सब लोगों ने डीएनए का नाम सुना होगा, ध्यान रखिएगा, डीएनए का संश्लेषण, क्या सुना होगा, डीएनए का संश्लेषण, सब पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। डीएनए का जो संश्लेषण किया गया, और वो कहां किया गया था पहली बार, प्रयोगशाला में। कहां किया गया, प्रयोगशाला में। नाम सुना होगा हरगोविंद खुराना जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, किसका नाम सुना होगा, हरि गोविंद खुराना जी का नाम सुना होगा। तो आप लोगों से पूछा जाए सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय मूल विज्ञानी, तो उनका नाम क्या था भैया, हरिगोविंद सिंह खुराना साहब, ध्यान रखिएगा। तो अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में सबसे पहली बार किसने किया, हरगोविंद सिंह खुराना ने। इसी तरीके ध्यान रखिएगा स्टेप्टोस्कोप होता है, स्टेप्टोस्कोप होता है, इसका निर्माण क्या था, लेनी ने। किसने किया था, लेनी ने। तो आप लोग उसको पूछे स्टेप्टोस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो हम लोग तुरंत बताएं किसने किया था, लेनी ने, ध्यान रखिएगा। तो डीएनए संश्लेषण का सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने किया, हरगोविंद सिंह खुराना जी ने। स्टेप्टोस्कोप का निर्माण किसने किया, तो बताएंगे हम लोगों ने, लेनी ने किया, ध्यान रखिएगा। अब कुछ और जानकारियां, ध्यान रखिएगा। तो हमने बताया कि जो संश्लेषण किया है डीएनए किसने किया भैया, हरगोविंद सिंह खुराना जी ने किया, ध्यान रखिएगा, हरगोविंद खुराना जी ने किया। स्टेप्टोस्कोप को किसने बनाया, लेनी द्वारा। अब हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान रखिएगा, जो हमारा अरस्तु द्वारा हमने बताया जीवधारियों का जो वर्गीकरण है, ध्यान रखिए, जीव विज्ञान में जीवधारियों का वर्गीकरण, इस वर्गीकरण में सबसे पहला नाम एक आता है, सब लोग जानते होंगे, अरस्तु का, जो मैंने थोड़ी बार चर्चा चलाई। इन अरस्तु द्वारा ध्यान रखिएगा क्या किया गया, जीवधारियों को, जीव जगत को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में। एक भाग का नाम रखा गया हमारा क्या भैया, जंतु विज्ञान, बताया थोड़ी देर पहले। दूसरा नाम रखा गया वनस्पति विज्ञान। तो क्लियर हो गया होगा कि जीवधारियों को जो वर्गीकरण किया गया तो किसके द्वारा किया गया, अरस्तु द्वारा। अरस्तु जब ने इसको क्या किया, जब दो भागों में बांटा, तो एक को नाम रखा जंतु विज्ञान, दूसरा नाम रखा वनस्पति विज्ञान। लेकिन वनस्पति विज्ञान का जो जनक थे वो कौन, थियोफ्रेस्टस। लेकिन अरस्तु साहब ने ही क्या किया था, इसे दो भागों में बांटा था, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में। लेकिन उस पर खोज सबसे ज्यादा किसने की, थियोफ्रेस्टस ने, ध्यान रखिएगा। लेकिन जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो बताएंगे हम लोग, अरस्तु को माना गया, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जब अगला टॉपिक पे इसी टॉपिक पर अगला पॉइंट आता है, वो पॉइंट ये आता है कि हुआ क्या, आधुनिक पुस्तक में एक व्यक्ति थे, लीनियस साहब ने क्या किया कि आधुनिक वर्गीकरण किया। क्या किया, आधुनिक वर्गीकरण किया। इस आधुनिक वर्गीकरण में लीनियस साहब ने एक बात बताई हम लोगों को कि इन्होंने किताब लिखी थी, सिस्टमा नेचर। कौन सी, सिस्टमा नेचर, ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने क्या किया, हमारे जीव विज्ञान को इन्होंने आधुनिक युग के हिसाब से क्या किया, बांटा। इनका नाम क्या था, तो हम लोग नाम बताएंगे, लीनियस साहब ने बांटा, ध्यान रखिएगा। इसको इन्होंने क्या किया, दो भागों में बांटा। एक का नाम रखा पादप जगत, और दूसरा नाम रखा जंतु जगत। कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ध्यान रखिएगा। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, क्या होता है, पेड़ पौधे। और वनस्पति का मतलब भी क्या होता है, पेड़ पौधे। बस ये प्राचीन भाषा में प्रयोग किया गया है और ये आधुनिक भाषा में प्रयोग किया गया है। जंतु क्लियर हो रहा होगा, वही जंतु विज्ञान, ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल में
हमारे जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया वो अरस्तु साहब ने किया। कितने पार्टों में किया? 2 पार्टों में किया, जंतु और वनस्पति विज्ञान में। लेकिन लीनियस साहब ने अपनी पुस्तक लिखी तो उसका नाम रखा था सिस्टमा नेचर। उस सिस्टमा नेचर में उन्होंने, ध्यान रखिएगा, आधुनिक वर्गीकरण किया। किसको भैया? जीव विज्ञान को। उन्होंने एक नया नाम दिया पादप जगत और दूसरा नाम दिया जंतु जगत। ध्यान रखिएगा, इसी को ध्यान रखिएगा। आगे चल के क्या किया गया भैया, हम लोगों ने, एक व्यक्ति थे हिटकर। कौन थे बेटा? हिटकर साहब। ध्यान रखिए, सब नाम ध्यान रखते जाइएगा, लिनियस साहब का और अपने थियोफ्रेस्टस, जितने भी नाम हैं सबको नाम बहुत जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए, हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, सबके नाम जो ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति थे हिटकर साहब। कौन थे भैया? हिटकर साहब। ध्यान रखिएगा, हिटकर साहब ने क्या किया, इन्होंने जीवधारियों को इन्होंने क्या कर दिया, 5 भागों में भागा। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। तो कोई पूछा आप लोगों से कि जीवधारियों को 5 भागों में किसके द्वारा बांटा गया है, तो क्या बताएंगे? हिटकर। अभी तक कितने पार्टों में बट रहे थे? सब 2 पार्टों में। एक का नाम रखा गया उन्होंने पादप जगत, जंतु जगत, उन्होंने कहा जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। लेकिन हिटकर साहब ने क्या किया, इसे 5 भागों में बांट दिया। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, उसको ध्यान रखिएगा। इन 5 पार्टों में उन्होंने सबसे पहले पार्ट का नाम रखा मोनेरा। क्या नाम रखा? मोनेरा। तो पहला नाम क्या रखा उन्होंने? मोनेरा। दूसरा नाम रखा प्रोटिस्टा। क्या नाम रखा? प्रोटिस्टा। तीसरा कवक। क्या नाम रखा बेटा? कवक। चौथा नाम रखा पादप। क्या रखा? पादप। और 5वां नाम रखा उन्होंने जंतु। क्या नाम रखा बेटा? जंतु। तो क्लियर हो गया होगा। हिटकर साहब ने आगे चल के जीव विज्ञान कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में बांट दिया। अभी तक कितने भागों में सब बट रहे थे? 2 पार्ट में बट रहे थे। लेकिन हिटकर वैज्ञानिक ऐसे थे जीव विज्ञान में जिन्होंने इसे 5 भागों में बांटा। एक नाम रखा मोनेरा, दूसरा नाम रखा प्रोटिस्टा, तीसरा नाम रखा कवक, चौथा नाम रखा भैया पादप और 5वां नाम रखा उन्होंने जंतु। ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा ये मोनेरा क्या होते हैं, प्रोटिस्टा क्या होते हैं, कवक क्या होते हैं, पादप क्या होते हैं, जंतु क्या होते हैं। मैं इनके एक उदाहरण आपको क्या करता हूं भैया, बताता हूं। ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप के बारे में बताता हूं, लेकिन इसको 5 पार्टों में बांटा किसने, तो तुरंत नाम बताएंगे, हिटकर साहब ने बांटा। ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्या होता है मोनेरा, क्या होता है प्रोटिस्टा, क्या होता है कवक। ध्यान रखिएगा, हिक्टस साहब ने कितने भागों में बांटा जीवधारियों को? 5 भागों में। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगी क्या है। मोनेरा जो होते हैं, जो प्रोकोरियोटिक जंतु होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकोरियोटिक, जिनको बोलते हैं साइनोबैक्टीरियम। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरियम। ध्यान रखिएगा, आर्किड का नाम सुना होगा, साइनोबैक्टीरियम, आर्किड सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ध्यान रखिएगा। तो मोनेरा क्या है? प्रोकोरियोटिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, मोनेरा जो है वो किस जंतु की श्रेणी में रखे गए हैं? प्रोकोरियोटिक। ध्यान रखिएगा, इसी में उदाहरण आता है साइनोबैक्टीरियम। ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जितने भी होते हैं ये एक कोष की होते हैं। क्या होते हैं? एक कोष की। जैसे यहाँ प्रोकोरियोटिक होता है, वैसे होता है यूकोरियोटिक। कौन होता है? यूकोरियोटिक। अब नाम सुना होगा, युगलीना का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? युगलीना। जो युगलीना है ये किसका उदाहरण है भैया? ये प्रोटिस्टा का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, साइनोबैक्टीरियम किसका उदाहरण है भैया? मोनेरा का। ये किस कैटेगरी में आता है? प्रोकोरियोटिक में। प्रोटिस्टा किसमें आता है? यूकोरियोटिक में। ध्यान रखिएगा, उदाहरण कोई पूछ ले कैसे होते हैं, ये एक कोष की होते हैं। उदाहरण बताएंगे युगलीना। ध्यान रखिएगा, इसी का क्या है? उदाहरण है। पादप सब लोग समझ गए होंगे, शैवाल नाम जानते होंगे आप लोग, जो हमारे काई जम जाती है उसी को हम लोग शैवाल। पुष्पी या पुष्पी, ये सब किसको उदाहरण है? पादप को उदाहरण। ध्यान रखिएगा। कवक समझ गए होगा आप लोग, ध्यान रखिए, जैसे हम लोग के दांत खाज खुजली जो होती है किसके माध्यम से होती है? कवक। ये पौधों में होते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या होता है? कोष की होते हैं। ये यूकोरियोटिक कैटेगरी में भी रखे गए हैं, और इन्हें परपोषित, अपने मन से क्या होते हैं, ये चाहे जिस स्थान पर होते हैं ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी कोई कपड़ा रख दें, कोई खाने वाला सामान रख दो, उसको बंद करके लिए कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, तो ऑटोमेटिक देखिएगा उसमें फफूंदी जम जाती है। ध्यान रखिएगा, वो कवक की कैटेगरी में रखा जाता है, उसे ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। पर पोषित इसीलिए उनको रखा गया, अपने हिसाब से क्या होते हैं, ये धीरे धीरे क्या होते हैं भैया, बढ़ना चालू कर देते हैं। जंतु क्लियर हो गया, वह बहुकोष की। ध्यान रखिएगा, तो जंतु जितने होते हैं किसमें आते हैं? बहुकोष के होते हैं, संभोजी होते हैं। कैसे होते हैं? संभोजी होते हैं। ध्यान रखिएगा। तो फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूं, मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक है। ध्यान रखिएगा, ये सब जंतु किसमें रखे गए हैं? साइनोबैक्टीरियम कैटेगरी में, इसी में आता है। ध्यान रखिएगा, साइनोबैक्टीरियम। प्रोटिस्टा क्या है? एक कोष की जंतु, एक कोष की तथा जली जंतु इसी कैटेगरी में रखे गए हैं। इसमें उदाहरण के लिए कोई पूछ ले तो कहता है युगलीना।
लेकिन ये है क्या, ये आते हैं यूकोरियोटिक कैटेगरी में। किसमें आते हैं, यूकोरियोटिक, ध्यान रखिएगा। पादप क्या होते हैं, पेड़ पौधे, मतलब शैवाल हो गया, पुष्पी हो गया और अपुष्पी हो गया, ध्यान रखिएगा। कवक क्या हो गया बेटा, यूकोरियोटिक कैटेगरी में, और प्लस परपोषी, ध्यान रखिएगा। जंतु क्या होते हैं बेटा, इनको सबको मैं एक एक करके क्लियर करूंगा अभी आगे चल के, ध्यान रखिएगा। जंतु क्या होते हैं, ये होते हैं बहुकोषीय होते हैं, ध्यान रखिए, अनेक कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं, साथ साथ संभोजी होते हैं। कैसे होते हैं, संभोजी होते हैं। ये हिक्टर साथ द्वारा क्या किया, 5 कैटेगरी में से क्या कर दिया गया भैया, बांट दिया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं भैया, इसके बाद हम लोग समझते हैं जीव विज्ञान के बारे में, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं जीव विज्ञान के बारे में, ध्यान रखिएगा। हम लोग कुछ एक काम करते हैं कि हम लोग अपने जो टॉपिक थे, ये हो गए हमारी बेसिक जानकारी पूरी, ध्यान रखिएगा। हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ क्या हुआ, कि मनुष्य का क्या हुआ, विकास हुआ, ध्यान रखिएगा। मैं आपको इसको छोटा सा एक लेक्चर समझाना चाहूंगा, उसी लेक्चर के माध्यम से हम लोग से क्या कर लेंगे, देख लेंगे, ध्यान रखिएगा। इस लेक्चर के माध्यम में हम लोग सबसे पहली चीज ये देखेंगे कि जितने भी, तो हम लोग कहेंगे मानव का विकास कैसे, मानव जगत का विकास को हम लोग सीधे लेक्चर समझते हैं डायरेक्टली, ध्यान रखिएगा। सबसे जो पॉइंट होंगे ब्लैक बोर्ड में लिखता चलूंगा, आपको सीधे लेक्चर समझाता हूं। मानव जगत का विकास, चलिए मैं हेडिंग डाल देता हूं, मानव जगत का विकास। मानव जगत का विकास, इसको इसलिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमारे प्राचीन, हमारे पूर्वज कौन थे, किस तरीके से पहले मनुष्य का जन्म हुआ, कहां हुआ, ये सब चीजों को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ जो पहला मनुष्य पाया गया, वो पाया गया लगभग 45 लाख वर्ष पूर्व। मैं लिखता चल रहा हूं थोड़ा पॉइंट, 45 लाख, आप लोग बहुत ध्यान सुनिए, 45 लाख वर्ष पूर्व। यह पाया कहां गया, युगांडा में। कहां पाया गया, युगांडा। तो आज का सबसे पहला मनुष्य कहां पाया गया, युगांडा में, ध्यान रखिए। कितने वर्ष पहले, लगभग 45 लाख वर्ष पूर्व, ध्यान रखिएगा। परंतु ये ऐसी जानकारी हमको प्राप्त हुई, ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो मनुष्य का कंकाल मिला जाके, वो मिला जाके दक्षिण अफ्रीका में। तो आप लोग उसको पूछे सबसे पहले मनुष्य का जन्म कहां हुआ, युगांडा में हुआ, ध्यान रखिएगा। लेकिन उस मनुष्य की पुष्टि के लिए सबसे पहला कंकाल कहां मिला, कि वास्तव ये मनुष्य थे, ध्यान रखिएगा। जो कंकाल मिला वो मिला दक्षिण अफ्रीका में। कहां मिला भैया, दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा। तो आपको पता होगा युगांडा भी कहां का इलाका है, अफ्रीका का इलाका है। दक्षिण अफ्रीका प्रॉपर एक देश है, ध्यान रखिएगा। युगांडा प्रॉपर वहां का अफ्रीका का एक देश है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मनुष्य का जन्म कहां हुआ, युगांडा में। कितने साल पहले, 45 लाख वर्ष पूर्व। लेकिन मनुष्य का सबसे पहला कंकाल कहां मिला, तो हम लोग बताएंगे दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन यही चर्चा चला दूं कि भारत में सबसे पहले मनुष्य का कंकाल कहां मिला, तो भारत में सबसे पहले मनुष्य का कंकाल मिला, आपने नाम सुना होगा, नर्मदा नदी का नाम सुना होगा, नर्मदा नदी। इसी नर्मदा नदी कहां पड़ती है, नर्मदा होता होगा एमपी, ध्यान रखिएगा। यहीं पर एक जिला पड़ता था, हथनौरा जिला। कौन जिला भैया, हथनौरा जिला। इसी हथनौरा जिले से सबसे पहले मनुष्य का क्या मिला, हमारे यहाँ कंकाल मिला, ध्यान रखिएगा। तो भारत में सबसे पहले मनुष्य का कंकाल कहां मिला भैया, नर्मदा नदी के तट पर। कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश के में पड़ती है, नर्मदा निकलती, ध्यान रखिएगा। किस जगह मिला, हथनौरा जिले में, ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया होगा, सबसे पहले मनुष्य का जन्म कहां हुआ, युगांडा में। कितने साल पहले, 45 लाख वर्ष पूर्व हुआ, ध्यान रखिएगा। लाख वर्ष पूर्व हुआ, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मनुष्य का कंकाल कहां मिला भैया, दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पहले मनुष्य का कंकाल कहां मिला, तो हम लोग बताएंगे नर्मदा नदी के तट पर। कहां पड़ती, मध्य प्रदेश में। किस जिले में मिला भैया, हथनौरा जिले में, ध्यान रखिएगा। इसका हम लोग समझते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो मनुष्य है और जो चिंपैंजी, इसको साफ कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। जो मनुष्य है और जो चिंपैंजी है, इन दोनों के जो पूर्वज थे, क्या थे भैया, इन दोनों के जो पूर्वज थे वो एक ही थे। तो मनुष्य व चिंपैंजी, किनके जो पूर्वज थे वो एक ही थे, इनमें कोई अंतर नहीं था। दोनों हमारे और चिंपैंजी के पूर्वज एक ही थे। अंतर से इतना आया कि हम लोग धीरे धीरे विकसित करते चले गए, तो स्टेट चलने लगे। चिंपैंजी उस तरीके से विकसित नहीं कर पाए, इसलिए भी वो किस तरह थोड़ा सा झुक के क्या होते हैं, 4 पैरों पे चलते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारे जो पूर्वज, सबको बताओ होमो सैपियंस मानो, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके पहले मैं एक चर्चा चलाऊंगा कि सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले 2 पैरों पे चलने वाला मनुष्य, 2 पैरों में चलने वाला मनुष्य, उसका नाम है होमो इरेक्टस। और ध्यान समझिएगा,
तो सबसे पहले दो पैरों पर चलने वाले मनुष्य का नाम क्या था? होमो इरेक्टस। ध्यान रखिएगा, मनुष्य का और चिंपैंजी के पूर्वज क्या थे? दोनों एक ही थे, लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ। विकास होने के बाद धीरे धीरे मनुष्य क्या, दो पैरों पे चलना उसने क्या किया? प्रारंभ किया। जब दो पैरों पे चलना प्रारंभ किया तो उन दो पैरों पे चलने वाले सबसे पहले मनुष्य का नाम क्या था? तो नाम था भैया होमो इरेक्टस। क्या नाम था बेटा? होमो इरेक्टस। ध्यान रखिएगा, जिसका विकास हम लोगों ने धीरे धीरे किस रूप में हुआ? होमो सैपियंस में हुआ। किसमें हुआ? होमो सैपियंस। क्या हुआ? होमो सैपियंस। ये हमारे सबसे निकटतम पूर्वज हैं। क्या है? निकटतम पूर्वज है। तो हमारे सबसे मनुष्य के सबसे निकटतम पूर्वज का नाम क्या था? होमो सैपियंस। लेकिन दो पैरों में चलने वाले पहले मनुष्य का नाम क्या था? होमो इरेक्टस। इन्हीं का और विकास हुआ, किस रूप में बदले? होमो सैपियंस रूप में बदले। आज वर्तमान में सबसे निकटतम हमारे पूर्वज कौन है? होमो सैपियंस। इस होमो सैपियंस मनुष्य के हमारे जो कंकाल मिले हैं ये दो जगह से मिले हैं। एक मिला है क्रो-मैग्नम से, क्रो-मैग्नम से। ध्यान रखिएगा बेटा, ये क्रो-मैग्नम सर जी कहां पड़ता है? ये पड़ता है फ्रांस में। कहां पड़ता है? फ्रांस में। ध्यान रखिएगा। और एक मनुष्य का कंकाल इसे मिला निएंडरथल से। कहां मिला? निएंडरथल से। ये कहां पड़ता है? जर्मनी में। कहां पड़ता है बेटा? जर्मनी में। ध्यान रखिएगा। तो भैया क्रो-मैग्नम होमो सैपियंस का सबसे पहला कंकाल कहां मिला? फ्रांस और जर्मनी में। फ्रांस जगह का नाम क्या था? क्रो-मैग्नम। ध्यान रखिएगा। और हमारे जर्मनी में भैया क्या नाम था? निएंडरथल। यहीं पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले होमो सैपियंस का क्या मिला? सबसे पहला कंकाल मिला। ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, आज सबसे निकटतम पुरुष मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आज हमारे सबसे निकटतम पुरुष कौन है? होमो सैपियंस। ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे इसी मनुष्य का और विकास होना है। और जब विकास होगा तो ये होगा होमो फ्यूटरिस के रूप में। किसमें होगा? होमो फ्यूटरिस। सर जी होमो फ्यूटरिस मनुष्य की क्या पहचान होगी? तो इनका जो सिर होगा वो गुंबदाकार होगा। गुंबदाकार होगा, कार होगा। साथ साथ ये कैसे होंगे? बाल रहित होंगे। कैसे होंगे? बाल। इनके सर में इनके क्या नहीं होंगे? बाल नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा। तो हमारे आगे वाले मनुष्य को, जो हमारे आगे जो मनुष्य का विकास होना है वो किस रूप में होना? होमो फ्यूटरिस के रूप में होना है। इनकी पहचान कैसे होगी? सिर क्या होगा? इनका गुंबदाकार होगा। ध्यान रखिएगा। और ये सब के सब कैसे होंगे? बाल रहित होंगे। ध्यान रखिएगा। इसी रूप में क्या होना है भैया? इनका विकास होना है। ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पूरे के पूरे ओवरऑल जितने भी जीवधारी होते हैं उन जीवधारियों में सिर्फ जो दो जीवधारी ऐसे होते हैं जिनको रंग पहचानने की क्षमता होती है। क्या होती है? रंग पहचानने की क्षमता होती है। उनमें सबसे पहला मनुष्य है, हम ही लोग हैं मनुष्य, और दूसरा होता है कपि। कपि बोले तो बंदर। कौन होता है? कपि बोले तो बंदर। तो बंदर में और मनुष्य दो ये ऐसे जीवधारी हैं जिनको रंग पहचानने की क्या रखी गई है? इनके अंदर क्षमता है। अदर किसी के अंदर भी कोई क्षमता नहीं होती है। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी बैल जो होता है वो लाल रंग को देखकर बहुत बुरी तरीके से मारना चालू कर देता है। तो बेटा ऐसा नहीं होता, हर बैल लाल रंग को देखकर नहीं मारता। ध्यान रखिएगा। हम लोग जब एक देखा होगा बुल फाइटिंग आपने देखी होगी, जब बुल फाइटिंग होती है तो वहां पे ध्यान रखिएगा जो भी सांड तैयार किया जाता है उसको क्या करते हैं? रेड रंग किसका होता है? खतरे का निशान होता है। तो उसको क्या करते हैं? जो कपड़ा डुलाते हैं तो उस कपड़े को उसको बचपन में क्या करते हैं? छोटा होता है उसको खूब मारते हैं और उसके सामने कपड़ा डुलाते हैं तो वो रंग नहीं पहचान रहा होता है, उस कपड़े को आगे पीछे करने के ढंग को पहचान रहा होता है। और जो भी व्यक्ति उसके साथ ऐसा करता है तो उससे वो चिढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए उसको रंग नहीं पहचान रहा है लेकिन उसकी हरकतों से व्यक्ति क्या हो रहा है? भैया अंधा तो व्यक्ति है नहीं, वो जानवर तो है नहीं जो उस चीज को हरकतें उसकी पहचान नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन हरकतों को देखकर उसके अंदर क्या होता है? थोड़ा सा उसके प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश होता है। ध्यान रखिएगा। तो वो रंग नहीं पहचान पाता लेकिन उसकी किए गए हरकतों को पहचानता है। इसी बात के लिए सीधे उस पर क्या कर देता है? अटैक कर देता है। रंग पहचानने की क्षमता सिर्फ दो जीवधारियों में होती है, एक मनुष्य दूसरा किसमें होता है भैया? बंदर में होता है। ध्यान रखिएगा। इन्हीं में क्या पाया जाता है भैया? ब्लड ग्रुप पाया जाता है। इन्हीं में क्या पाया जाता है? ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो ब्लड ग्रुप भी किसमें होता है? तो किसमें होता है? बंदर और मनुष्य, मतलब कि कपि और मनुष्य में भी क्या होता है भैया? ब्लड ग्रुप होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्लियर हो गया होगा कि रंग पहचानने की क्षमता किसमें होती है? मनुष्य में होती है और कपि में होती है। ध्यान रखिएगा। हमारे पूर्वज थे कौन थे भैया? मनुष्य और चिंपैंजी के जो पूर्वज थे वो एक ही थे। ध्यान रखिएगा। दो पैरों पर चलने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन था? होमो इरेक्टस था। ध्यान रखिएगा। फिर इनका धीरे धीरे विकास हुआ किसमें? होमो सैपियंस, जो आज वर्तमान में सबसे निकटतम हमारे पूर्वज माने गए हैं। ध्यान रखिएगा। इनको होमो सैपियंस के हमारे यहाँ दो कंकाल मिले। एक मिला क्रो-मैग्नम से जो पड़ता है फ्रांस में, दूसरा मिला निएंडरथल से जो पड़ता है हमारे यहाँ जर्मनी में। ध्यान रखिएगा। ठीक इसी मनुष्य का होमो सैपियंस का धीरे धीरे और विकास होना है। वो किसमें होना? होमो फ्यूटरिस में होना है। किसमें होना है? होमो फ्यूटरिस में होना। ध्यान रखना। जिनका सिर कैसा होगा? गुंबदाकार होगा। ध्यान रखिएगा। बाल क्या होंगे? बाल रहित होंगे, उनके शरीर में बाल नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा। पूरे के पूरे जीवधारियों में रंग पहचानने की क्षमता किसके अंदर होती है? सब बेसिक जानकारियां ध्यान रखिएगा
किसमें होती है? मनुष्य और कपि में होती है, ध्यान रखिएगा। इनके अंदर क्या होती है? रंग पहचानने की क्या होती है भैया? क्षमता होती है, ध्यान रखिए। इन्हीं में क्या पाया जाता है? ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारी क्या हो गई? जीवधारियों का मानव जगत का जिस तरह विकास हुआ वो यहाँ से क्या होता है? लेक्चर खत्म होता है। मैं इसके पहले कुछ बातें दोहराना फिर से एक बार चाहूंगा। सबसे पहला मनुष्य कहाँ पाया गया? युगांडा में। क्लियर हो गया होगा। कंकाल कहाँ पाया गया भैया? दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद महाभारत में सबसे पहला कंकाल कहाँ पाया गया? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कहाँ पाया गया था भैया? नर्मदा नदी के तट पर, हथनौरा जिले में, ध्यान रखिएगा। वो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा 2 पैरों पर चलने वाले सबसे पहले मनुष्य का नाम क्या था? होमो इरेक्टस था, ध्यान रखिएगा। मनुष्य और चिंपैंजी पूर्वज क्या एक ही हैं? वो मैंने पूरी चर्चा यहाँ पर क्या कर दी? चला दी। ये हो गई मानव जगत का विकास। अब हम लोग अगला टॉपिक जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है कोशिका। क्या है बेटा? कोशिका, ध्यान रखिएगा। चलिए, कोशिका जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। जो बायोलॉजी की जितनी बेसिक जानकारियां थी वो हमने यहाँ पर आपको क्या कर दी? पूर्णतः रूप से पढ़ा दी। अब हम लोग जो कोशिका चैप्टर है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया? अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बायोलॉजी का जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? पूरा का पूरा कोशिका कितने पार्ट होते हैं, उन पार्टों के बारे में हर एक चीज को लेते हम लोग क्या करेंगे? पूरा कोशिका चैप्टर क्या करेंगे? हम लोग वहां पर समाप्त करेंगे, ध्यान रखिएगा। आज से स्टार्ट मैंने बायोलॉजी इसलिए कर दी है कि जो आने वाले एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे लगातार हमसे बोल भी रहे थे, लगातार फोन भी आ रहे थे, व्हाट्सएप जरिए भी भैया, मैसेंजर जरिए भी हमको लगातार बता रहे थे सर किसी तरीके से सर साइंस का पोर्शन स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, एक बार रिवीजन करा दीजिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया आप लोगों को? साइंस में रहता है 4 पार्ट में, मैंने एक चौथा पार्ट उठाया जो इंपॉर्टेंट अपने में, वो कौन है? जीव विज्ञान। और उसकी मैंने जो बेसिक जानकारियां थी वो सबके सब आपको क्या कर दी? दे दी, ध्यान रखिएगा। आगे चल के हम लोग इसी में जहां से पूरा टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट कहां से होगा? कोशिका से, जो मेन टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। इसके जो पहले है वो बेसिक जानकारी है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक उसको नहीं जानेंगे तब तक इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे आगे धीरे धीरे जानने थोड़ी सी क्या होंगी? दिक्कतें आएंगी, ध्यान रखिएगा। तो इस चैप्टर को हम लोग अगले लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर बायोलॉजी में क्या करेंगे? हम लोग इसे पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।